यह एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम देखकर ही अनगिनत दर्शक इसके बारे में बात करने को मजबूर हो सकते हैं। कहा जाता है कि नेसुन डोर्मा टुनाइट ने अपनी रिलीज के बाद सभी अमेरिकी हॉरर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। आतंक का स्तर एक लेंस के बराबर है और यह विकृत लोगों की आलोचना करने की जहमत भी नहीं उठाता। आप में से जो लोग डरपोक हैं, वे इसे अकेले न देखें, अपने बड़े बुरे दोस्तों के साथ देखें। कहानी एक अकेली माँ से शुरू होती है जो हर दिन एक जंगली सुअर का शिकार करती है, लेकिन वो उसे कभी नहीं खाती बल्कि उसे तहखाने में फेंक देती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके लिए जंगली सुअर को उठाना बहुत मुश्किल हो गया। इस बार वो गलती से तहखाने में गिर गई और उसके बाद उसे बुरे सपने आने लगे। कुछ दिनों बाद लोगों का एक नया समूह इंटरनेट फिल्म ट्रांसफॉर्मेशन कैंप में आया। उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को जब्त कर लिया गया और उनका रूपांतरण और ब्रेन वॉश भी किया गया। अपनी कक्षा दिखाने के लिए उन्हें गर्मजोशी और आशीर्वाद देने के लिए एक पुजारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इसके तुरंत बाद किशोरों को लॉटरी के परिणामों के अनुसार कई समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह के पास अलग अलग कार्य थे। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक शिक्षक द्वारा 3 दिवसीय जंगल अस्तित्व परिवर्तन से गुजरने के लिए किया गया था। थिया और 4 अन्य लोगों ने अपने गुरु यीशा के नेतृत्व में एक टीम बनाई। हालांकि जल्द ही कुछ अजीब हुआ। छोटे फैटी को पेशाब करते समय एक मृत वस्तु मिली। भाव को देखकर लगता है कि इसका शिकार किसी बड़े मांसाहारी ने किया होगा। शिक्षक ने सभी को डरने की सलाह नहीं दी, क्योंकि शिकारी अपनी पहल पर मनुष्यों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन थिया को पता चला कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर एक खूनी हाथ था, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि थिया ने किसी और को नहीं बताया, बल्कि टीम के साथ आगे बढ़ती रही। रात्रि में गुरु के तत्वावधान में कई लोग एक दूसरे से परिचित हुए। बाद में जियाओ शुआई को ऊब महसूस हुई, इसलिए वह अपनी बोरियत दूर करने के लिए अकेले झील की ओर भागी। जब उसे पता चला कि जियाओ शुआई भी एक शेफ है और उसने जियाओ शुआई के जीवन सलाहकार के रूप में सेवा करने पर जोर दिया। व्याख्यान के बाद वे दोनों एक दूसरे से बहुत संतुष्ट थे और अगली बार संवाद करने के लिए सहमत हुए। हालांकि परेशानी न हो, इसके लिए एनी शिविर में लौट आई, जबकि जियाओ शुई ने झील के किनारे अकेले आराम किया और अपना छिपा हुआ मोबाइल फोन निकाल लिया। हालांकि एक भयानक दुस्वप्न आ रहा है। अगली सुबह जब समय आया तो शिक्षक को पता चला कि जियाओ शुई पूरी रात वापस नहीं आई है। बार बार पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि कल रात एनी और जियाओ शुई के बीच क्या हुआ था। लेकिन जब वे झील पर आए तो उन्हें जियाओ शुई नहीं मिली। हालांकि थिया को पास के पेड़ पर ताज़ा खून के धब्बे मिले, लेकिन शिक्षक ने कहा कि वे ड्रैगन के खून के पेड़ की लाल शाखाएं थी। कोई झंझट नहीं। उनमें से कुछ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने शिक्षक का अनुसरण किया और अपने सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। जियाओ शुई की खोज की और शिविर की रखवाली की। खोज के रास्ते में जियो पैन शिकायत करता रहा कि डरावनी फिल्मों में लोग मर जाते हैं, अन्यथा बेस पर लौटना सुरक्षित होगा। बेशक शिक्षक जानता है, लेकिन अगर कोई खो जाता है तो वापस लौटने पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शिक्षक इतने नाराज हुए कि उन्होंने उस छोटे मोटे लड़के को 2 दिनों के लिए अकेले रहने के लिए कहा। फिर वे तीनों जंगल में एक केबिन में आए और यह पुष्टि करने के बाद कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे सीधे अंदर चले गए। घर गंदा और अस्त व्यस्त था, मानो बहुत दिनों से उसमें कोई न रहा हो। अचानक बेसमेंट से आवाज आई और प्रवेश द्वार खोलने पर हमें बदबू आने लगी। सीढ़ियों से नीचे जाकर शिक्षक ये देखकर हैरान रह गए कि चॉपिंग बोर्ड पर जियो शुआई का शव था। उन्हें खतरे का एहसास हुआ और उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ा। हालांकि इस समय राक्षस भाई वापस आ गया। वे तीनों केवल तहखाने में ही छिप सकते थे, लेकिन हताश करने वाली बात ये थी कि राक्षस भाई भी तहखाने में आना चाहता था। इससे वे तीनों डर गए, लेकिन सौभाग्य से वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जिसके माध्यम से वे बच सके। लेकिन जैसे ही वे तीनों भागने वाले थे, शिक्षक को जियाओ शुई का सेल फोन मिला। यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप पुलिस को बुला सकते हैं और कई लोगों को बचाया जा सकता है। समय पर दृष्टिकोण के साथ शिक्षक ने इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन राक्षस भाई वास्तव में मजबूत था। शिक्षक ने उन्हें छोड़ दिया और थिया और दोनों डर गए। वे बस यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहाँ भागना है। उसी समय एनी और बर, जो पीछे रह गए थे, ने एक दूसरे से शिकायत की। हर किसी की नजर में एनी बस है, जबकि बर एक छिपा हुआ कॉमरेड है। एक दूसरे को जानने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और जब बर ने एनी से दोबारा पूछा तो एनी के गले पर लकड़ी की छड़ी से वार किया गया। बर इतना डर गया कि वह भाग गई, लेकिन वो फिर भी भाग्यशाली थी। पास में ही एक चर्च है और पादरी की कार खड़ी है। उसने पुजारी को वो सब बताया जो उसने अभी अनुभव किया था और उसे तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहा। लेकिन दुर्भाग्य से पुजारी ने कई बार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही पुजारी ने अपनी बात खत्म की, फोन बज उठा। बर जाग गया और पाया कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और पुजारी उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठा था। ये पता चला कि पुजारी लंबे समय से उस पर ध्यान दे रहा था। पिछले परिवर्तन के दौरान पुजारी को पता चला कि बर एक समलैंगिक था। दुर्भाग्य से कोई मौका नहीं था, लेकिन इस बार वो इसे कभी नहीं चूकेगा। अचानक बाहर के शोर से पुजारी की बात रुक गई। किसी अज्ञात कारण से पुजारी को पता चलने का इंतजार किए बिना यह अपने आप घूमने लगा। बाल वास्तव में एक बदकिस्मत लड़का था। वो अभी अभी बाघ के मुंह से बचकर भेड़िए की मांग में घुस गया था। अप्रत्याशित रूप से बाघ फिर से उसके पीछे आ गया,
लेकिन इस चर्च में छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन राक्षस भाई की गंध की भावना को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। उसी समय थिया और जियाओपांग भाग्यशाली थे, उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति ने पकड़ लिया। जब बूढ़े व्यक्ति को उनके अनुभव के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उन्हें राक्षस का उद्देश्य बताया। पास में एक अकेली माँ रहती थी, वो 2 जुड़वा बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। हालांकि उसका जीवन औसत था, लेकिन वो मुश्किल से गुजारा कर पाती थी। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से एक उल्कापिंड गिर गया। जुड़वा बच्चे उत्सुकतावश दौड़े और उसका एक टुकड़ा अपने साथ ले गए। लेकिन रात में पत्थर से काला तरल पदार्थ निकलकर क्रमशः जुड़वा बच्चों के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी कुछ अजीब हुआ। आधी रात को माँ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा गायब है और फर्श पर खून बिखरा पड़ा है। माँ ने खून के धब्बों का पीछा किया और पाया कि उसके 2 बेटे तहखाने में भाग रहे हैं और अपने पिल्लों को खा रहे हैं। माँ डर गई और जल्दी से उन्हें बंद कर दिया। तब से माँ अक्सर जानवरों का शिकार करती थी और जुड़वा बच्चों को खाना खिलाती थी ताकि वे बाहर न भागे और दूसरों को नुकसान न पहुँचाएं। हालांकि जैसे जैसे माँ बूढ़ी और कमजोर होती गई, वो गलती से तहखाने में गिर गई और उसके बेटे ने उसे जिंदा खा लिया। अपनी माँ के नियंत्रण के बिना जुड़वा बच्चे अक्सर बाहर जाते हैं और आसपास दिखाई देने वाले किसी भी प्राणी का शिकार करते हैं। एक बार बूढ़े व्यक्ति ने उनका सामना किया और अपने पैर खो दिए। बूढ़े व्यक्ति ने थिया और दोनों को तब तक रुकने की सलाह दी जब तक जाने से पहले वहाँ से निकलना सुरक्षित न हो जाए। लेकिन थिया और दोनों ने जाने पर जोर दिया। लेकिन बेस पर वापस जाने के बजाय वे राक्षस की मांग में वापस भाग गए और पुलिस को फोन करने के लिए जियाओशुआई का मोबाइल फोन वापस ले लिया। जियाओपांग पहले असहमत था, लेकिन थिया के प्रलोभन के तहत वो अंततः सहमत हो गया और तहखाने में राक्षस को बाहर निकालने के लिए खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि थिया को फोन लेने का समय मिल सके। हालांकि उन्होंने फिर भी राक्षस को कम आंका, क्योंकि राक्षस ने एक कार्बाइन को मार डाला और सीधे बेसमेंट में थिया को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उसे फोन मिल गया, थिया को गिरफ्तार कर लिया गया। महत्वपूर्ण क्षण में जियाओपांग प्रकट हुआ, लेकिन उसने जो चाकू मारा वह राक्षस के लिए खुजली पैदा करने जैसा था। थिया एक थप्पड़ से स्तब्ध रह गई और लिटिल फैटी भी हवा में उड़ गया। शायद लिटिल फैटी के मांस की गंध के कारण राक्षस भाई मदद नहीं कर सका, लेकिन काट लिया। थिया जाग गई और उसने पाया कि जियाओपांग मर रही थी और उसे बंद कर दिया गया था। उसे अचानक जियाओशुआई के मोबाइल फोन की याद आई, इसलिए उसने अपनी मितली को दबाया और उंगलियों के निशान को अनलॉक करने के लिए जियाओशुआई के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल किया। हालांकि मजेदार बात यह है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फोन बंद है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच यही मरने वाली? लेकिन उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। खंजर उठाया और बेतरतीब ढंग से उस पर दस्तक दी, लेकिन उसने वास्तव में जंजीर खोल दी। तो इस समय भागना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने 30 मीटर लंबी तलवार उठाई और सोते समय कुछ क्लिक के साथ राक्षस भाई को मार डाला। ये पुष्टि करने के बाद कि राक्षस भाई मर चुका है, थिया वहाँ से भाग गई। रास्ते में थिया एक संरक्षक उद्यान से मिली और उसने अपनी कहानी सुनाई। जब अभिभावक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गाड़ी चलाते समय बच्चे को सांत्वना दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने किसी को टक्कर मार दी। हु लिंग युआन स्थिति की जांच करने के लिए कार से बाहर निकला, लेकिन थिया ने उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहा। इस समय कार का दरवाजा नहीं खोला जा सका। थिया इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी, लेकिन हु लिंग युआन थी उलझन में, लेकिन उसे समझने की जरूरत नहीं थी। राक्षस भाई को और करीब आते देख थिया का दिल टूट गया। सौभाग्य से उसने कार की खिड़की तोड़ दी और कैब में चढ़ गई, इसलिए राक्षस भाई केवल छत पर चढ़ सका और कुल्हाड़ी से काट सका। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में कार में आग लग गई, लेकिन थिया ने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने कार को रिवर्स गियर में डाल दिया और राक्षस भाई से टकरा गई। थिया का IQ बहुत ऊंचा था, उसे डर था कि राक्षस भाई अभी भी जीवित है, इसलिए उसने कार को आगे के गियर में डाल दिया और राक्षस को जमीन पर पड़े हुए देखकर फिर से मारा। थिया निश्चिंत होकर चली गई। क्या आपको लगता है कि यह अंत है? रात में 2 शराबी दोस्त घटना स्थल से गुजरे और उन्होंने जमीन पर किसी को अस्पष्ट रूप से देखा।